जो मुद्दे से हमारे बार बार भाजपा हटती हुई दिख रही है, जो उन्होंने 10 साल का मौका भी मिला और हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने देश को जिस तरह से उनकी नीतियों से चलाने की कोशिश की वो चला, परंतु उससे असंतुष्टि ज्यादा हुई है। एक तो बहुत सारी कंपनियां जिन प्राइवेट सेक्टरों में 500-500 आदमी एक एक कंपनी में काम करते थे, वो किसी कारण से इनकी नीतियों से बंद हो गई। हाथी ललितपुर संसदीय क्षेत्र पर जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनको सबसे ज्यादा वोट मिला है। मुझको क्या पूरे भारत को लगता है इस समय ईवीएम प्रेग्नेंट है। लोकतंत्र की दृष्टि पे बातचीत कर लीजिए, सुरक्षित बेटियों पे बात कर लीजिए, किसानों पे बात कर लीजिए, आप ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है जो 10 साल के अंदर ये कहीं ना कहीं खरे उतरे हो। इंडिया गठबंधन जीतता है तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कोई भी बन जाए, ये तो आपस में है, जिसको जैसा अच्छा लगता है देख लीजिए। मेरे हिसाब से तो राहुल गांधी जी बनेंगे और अगर तय हो जाए तो केजरीवाल जी बन जाए, हो सकता हो आपके अखिलेश यादव जी बन जाए। वर्तमान सरकार जिस तरह से देश को चला रही थी, एक ऐसा लग रहा था जैसे लोकतंत्र ना होकर राजतंत्र में परिवर्तन हो गया है। सरकार में क्या मिल रहा है? किसान परेशान है, किसान आत्महत्या को मजबूर हैं और युवा बेरोजगार हैं। शिक्षा है तो इतनी महंगी कर दी कि कोई मजदूर का बच्चा क्या आईआईटी की डिग्री कर पाएगा, एमबीबीएस की पढ़ाई कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जिसमें बिल्कुल शोषण हो रहा हो, महिलाओं का शोषण हो रहा हो, जाति के नाम पर लड़ाया जा रहा हो, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा हो आपस में। अरे हमारे भारत देश में तो यह खुशी की बात है कि सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। नादिर साहब लोग जिन्होंने दिल्ली को एक दिन में 10 लाख भारतीयों की हत्या की, हमारी संदेश खाली की माँ बहन जिनके लिए एक आवाज नहीं निकली, जिसने एक मराज नहीं को। नमस्कार, मैं हूं उदय कुशवाहा और आप देख रहे हैं कालखंड। लोकसभा 2024 की लड़ाई अंतिम दौर में आई। 6 चरणों का मतदान हो चुका है, 7वें चरण का मतदान अभी बाकी है। जहां एक और भाजपा 400 पार का नारा लगा रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन भी अपनी जीत का दावा करता है नजर आ रहा है। सवाल यह उठता है कि इस बार जीत किसकी होगी। तो आइए इसी मुद्दे पर जानते हैं जनता जनार्दन की राय। तो क्या लगता है इस बार आपको, भाजपा जीतेगी या इंडिया गठबंधन? देखिए, अभी देश में जो रुझान हमें टीवी के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से विभिन्न माध्यमों से जो आ रहे हैं, जो मुद्दे से हमारे बार बार भाजपा हटती हुई दिख रही है, जो उन्होंने 10 साल का मौका भी मिला और हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने देश को जिस तरह से उनकी नीतियों से चलाने की कोशिश की वो चला, परंतु उससे असंतुष्टि ज्यादा हुई है। एक तो बहुत सारी कंपनियां जिन प्राइवेट सेक्टरों में 500-500 आदमी एक एक कंपनी में काम करते थे, वो किसी कारण से इनकी नीतियों से बंद हो गई। देश को बेरोजगारी के उस अंधड़ में धकेल दिया, जिससे बहुत से लोग बेरोजगार हो गए। जो छोटे छोटे व्यापार थे वो भी किसी न किसी प्रकार नोटबंदी के कारण कहो वो बंद हो गए, जिससे क्या मार्केट का जो पैसे का फ्लो था वो कहीं बाधित हो गया है। उसके बाधा होने से देश के अंदर इकोनॉमिक आर्थिक व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो पाई हैं। जैसे कि कांग्रेस या जो भी पार्टी रही है, उन्होंने उन लोगों ने जितना 65-70 साल में 50 लाख करोड़ रुपए विदेशी बैंकों से कर्जा लिया, विश्व बैंक से कर्जा लिया, परंतु भाजपा सरकार ने पिछले 10 साल के दौरान 155 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कर्जा ले लिया। यानी जो एक आम आदमी पे कांग्रेस के समय में, मैं कांग्रेस का फेवर या किसी पार्टी का फेवर नहीं कर रहा हूं, मैं तो इकोनॉमिक डाटा रख रहा हूं कि जिस समय एक आदमी के ऊपर 20-25 हजार रुपए पर व्यक्ति के ऊपर कर्ज था, आज वो बढ़कर 1.5 लाख रुपए हो गया है। वो 1.5 लाख रुपए उससे इन के प्रकार विभिन्न चीजों पर टैक्स लगाकर, दूध पर टैक्स लगाकर, दही पर टैक्स लगाकर, मक्खन पर टैक्स लगाकर, विभिन्न चीजों पर टैक्स लगाकर वसूला जाएगा, वो देना पड़ेगा, वो हमारी ड्यूटी भी है। इस तरह से लगता है कि पूरे देश में 2 प्रकार के समुदाय बन चुके हैं, एक पक्ष में रहता है, एक विपक्ष में रहता है। और डेमोक्रेसी की ये ब्यूटी है, क्योंकि जब तक पक्ष और विपक्ष नहीं होगा तो डेमोक्रेसी कहाँ। ये भारतीय संविधान की देन है कि सब लोगों को अपने अपने राइट्स रखने का अधिकार है। तो उस मुद्दे से लगता है कि सीटें इंडिया गठबंधन की ज्यादा बढ़ सकती हैं और बीजेपी की घट सकती हैं। हर राज्य में उनकी सीटें घटेंगी और यहाँ बीजेपी और अन्य गठबंधन जब किसी की घटेंगी तो दूसरों की बढ़ेंगी, क्योंकि वो भी एक कुनबा है, ये भी एक कुनबा है। बीजेपी में भी 30-35 पार्टियां हैं एनडीए के रूप में, और इनके पास भी 20-25 पार्टियां हैं। तो एनडीए का खेमा कहीं वजन रखता है
और वो आगे बढ़ने की संभावना है। और ये तो 4 जून के शाम को 5-6 बजे तक क्लियर हो जाएगा कि किसका बोलबाला है। और दूसरा, एक बीच में एक ईवीएम का भी मुद्दा काफी दिनों से देश के अंदर चल रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में भी बहस हुई, परंतु इन के प्रकार पब्लिक की भावनाओं की सुप्रीम कोर्ट ने अपने हिसाब से सही किया। और पब्लिक ये चाहती है कि जो वोटिंग की जो वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है उसको भी गिना जाए, परंतु माननीय न्यायालय का आदेश है, उसको हमारा मानना हमारी मजबूरी है, पर अपनी इच्छा रखना भी हमारी ड्यूटी है। ये हमारा मॉरल कर्तव्य है। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान कराना हमारी ड्यूटी है। तो इस बीच में हमें ये लगता है कि कहीं इंडिया गठबंधन आगे निकलने की संभावनाएं रखता है, और चूंकि संभावना पर ही हम कह सकते हैं, एग्जैक्ट तो किसी को पता नहीं है ना, उस आधार पर इंडिया गठबंधन के चांसेस ज्यादा हैं। बीजेपी कुछ कमतर सीटों से आएगी, परंतु 400 तो पार नहीं हो पाएगी किसी भी कंडीशन में। हो सकता है 150 से 200 के बीच बीजेपी की सीटें आ जाए। भैया आपको क्या लगता है? ये आप बताइए, आपको क्या लगता है इंडिया सर्वप्रथम लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ महोदय जी, पत्रकार बंधु मित्र महोदय जी, आपको सादर जय संबोधन। आपको क्या लगता है भाजपा जीतेगी या इंडिया गठबंधन? मुझको क्या पूरे भारत को लगता है इस समय ईवीएम प्रेग्नेंट है। 4 जून को लोकतंत्र का नया जन्म होने जा रहा है। भारत की भावी जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है, कहने की कोई जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया व्याख्यान कर रहा है, जैसा कि अभी अर्थव्यवस्था पे बोल रहे थे, लोकतंत्र की दृष्टि पे बातचीत कर लीजिए, सुरक्षित बेटियों पे बात कर लीजिए, किसानों पे बात कर लीजिए। आप ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है जो 10 साल के अंदर ये कहीं ना कहीं खरे उतरे हो। जनता ने इस बार ठान लिया है कि परिवर्तन होना है, परिवर्तन निश्चित है, और लोकतंत्र की विजय होगी और इंडिया गठबंधन जीतेगी। जय हिंद, जय भारत। इंडिया गठबंधन जीतता है तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कोई भी बन जाए, ये तो आपस में है, जिसको जैसा अच्छा लगता है देख लीजिए। मेरे हिसाब से तो राहुल गांधी जी बनेंगे, और अगर तय हो जाए तो केजरीवाल जी बन जाए, हो सकता हो आपके अखिलेश यादव जी बन जाए, कोई भी बन जाए। लेकिन भैया इनसे परिवर्तन की मांग रखते हैं, एक बार चले जाए भैया, एक बार चले जाए। हमें वही वाला भारत दे दो जो 2014 से पहले का था, हमें नहीं चाहिए। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर और जातिवाद के नाम पर ये समझ लीजिए लड़ाया जा रहा है, काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं है सोशल मीडिया पे दिखाई ना दे कि दलितों पे अत्याचार, मुस्लिमों पे अत्याचार बढ़कर हो रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। जब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं लोग, तो ऐसे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं जैसे इनको हीरो ही बनना है। यही एक हिंदू है बहुत कर्रे वाले, इतना जबरदस्त अत्याचार देख चुके हैं, अब नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। भैया परिवर्तन की जय हो जाए और इंडिया गठबंधन एक बार आ जाए। जय हिंद, जय भारत। आपको क्या लगता है इस बार इंडिया गठबंधन या भाजपा? देखिए, परिवर्तन तो लग रहा है, टेम्परेचर बता रहा है, और होना भी चाहिए। जिस देश की आवाम जिंदा रहती है वो लोकतांत्रिक तरीके से परिवर्तन करती है। वर्तमान सरकार जिस तरह से देश को चला रही थी, एक ऐसा लग रहा था जैसे लोकतंत्र ना होकर राजतंत्र में परिवर्तन हो गया है। शाम को 8 बजते ही एक नया चमत्कार, ये कर दो वो कर दो। अब तो ऐसा लग रहा था कि पत्तों पे ना आ जाए, कहीं हम इस बार सरकार दे दे कि 8 बजे के बाद अगली सुबह प्रधानमंत्री जी कहेंगे भारत का प्रत्येक व्यक्ति केले के पत्ते बांध के बाहर निकलेगा। अगर किसी ने कपड़े पहने तो बड़ा डर लगता है। तो इस बार नई जनरेशन से लेकर पुरानी जनरेशन ने पूरी तरह से परिवर्तन करने का मन बना लिया है, और निश्चित ही गठबंधन की ओर जो है संकेत हो रहे हैं। जिस तरह से वोटिंग हो रही है इस गर्मी में, बहुत अच्छा परसेंटेज हो रहा है। आज ही का देख लीजिए, हरियाणा में, दिल्ली में कई सीटों से 72 और 75% जो है मतदान हुआ, जबकि इतना प्रतिशत होता नहीं था ऐसी गर्मी में। तो निश्चित ही परिवर्तन हो रहा है। और वही बात है, प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। ऐसा प्रधानमंत्री मुझे नहीं चाहिए जो अपनी डिग्री भी छुपा के रखे। छुपा के रखने वाले लोग जो है प्रधानमंत्री, चाय वाला, कोई बहुत बड़ी जो है तो होती है चाय वाला, किसान का बेटा प्रधानमंत्री, ये हम सम्मान की बात करें। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और बड़े जो संवैधानिक पद हैं, इन पे शिक्षित व्यक्ति आना चाहिए। प्रचार नहीं करना चाहिए कि साहब जो है गरीब का बच्चा प्रधानमंत्री बन गया। गरीब का बच्चा बने पर तो शिक्षित तो बने। मेरी मांग है, मेरा मानना है और सोच है कि प्रधानमंत्री के चेहरे में बहुत लोग होंगे आसपास, लेकिन एक अगर केजरीवाल को अगर मौका दिया जाए
इनकी अगर एक सीट भी आती है आम आदमी पार्टी की, तो मैं इंडिया गठबंधन को सिर्फ यही कहूंगा कि केजरीवाल को एक बार मौका दे दो, बाकी के सब जो है अपने आप किनारे लग जाएंगे, ठिकाने लग जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। आपको क्या लगता है इस बार भाजपा जीतेगी या इंडिया गठबंधन? नमस्कार बंधु, यही देखने को लग रहा है कि जिस तरह से अभी 5 चरणों में चुनाव हो चुका है और जिस तरह से पब्लिक त्रस्त हो चुकी है, परेशान हो चुकी है, क्योंकि हर जगह मायूसी छाई हुई थी है। सरकार में क्या मिल रहा है? किसान परेशान है, किसान आत्महत्या को मजबूर हैं और युवा बेरोजगार हैं। शिक्षा है तो इतनी महंगी कर दी कि कोई मजदूर का बच्चा क्या IIT की डिग्री कर पाएगा, MBBS की पढ़ाई कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो वो कहते हैं हाई पोस्टों पे पहुंच पाएगा, बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगा। तो ये सारी चीजों से अब जनता बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है और मांग का परिवर्तन के लिए सब पूरी जनता चाहती है कि परिवर्तन हो और सुधार हो। तो हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जिसमें बिल्कुल शोषण हो रहा हो, महिलाओं का शोषण हो रहा हो, जाति के नाम पर लड़ाया जा रहा हो, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा हो आपस में। अरे हमारे भारत देश में तो ये खुशी की बात है कि सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं और ये संविधान में हम सभी धर्मों को रहने का अधिकार है, हर चीज है। फिर भी आपस में लड़ा रही, हिंदू करके कहीं मुस्लिम करके। किस तरह से इतना ज्यादा मातम मतलब देश में पसरा है कि लोग ये समझ लीजिए कि ये चाहते हैं कि ये प्रधानमंत्री बिल्कुल हट जाएं, कुर्सी छोड़ दें, क्योंकि एक तो अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं। पूरे देश को एक क्या मतलब विकास किया है, ये लिख रहे हैं विकसित भारत, हमारा संकल्प विकसित भारत। कैसे विकसित होगा भारत? युवा बेरोजगार हो गए तो कहाँ पहुंच गए? हम तो और पीछे हो गए, हमारा देश तो और पीछे पहुंच गए ना। तो किस तरह से हम लोगों का विकास होगा? विकास तो जब होगा ना जब युवाओं को रोजगार मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी और महिलाओं का शोषण बंद होगा। इस तरह से जब बिल्कुल सब संपन्न हो जाएंगे, समानता होगी, लोगों में प्रेम से लोग रहेंगे, तभी तो हमारा देश विकसित भारत बनेगा। और अब हम परिवर्तन चाहते हैं कि बिल्कुल जाए, इंडिया गठबंधन आए ताकि कोई भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन देश का विकास होना चाहिए, देश में सुधार होना चाहिए। और बिल्कुल हम इसी के लिए मांग करते हैं और हमारे संविधान की रक्षा हो, संविधान के पर लोग चलें। ये नहीं कि संविधान केवल किनारे रख दिया और आप अपनी मनमानी कर रहे, तानाशाही की सरकार चला रहे। ये नहीं होगा। इसलिए हमें अपने संविधान की रक्षा के लिए सभी लोग यही मांग कर रहे हैं, परिवर्तन हो, इंडिया गठबंधन आए और इंडिया गठबंधन की सरकार बने और भारत देश फिर से विकसित भारत अच्छी तरह से बने। आपको क्या लगता है इस बार इंडिया गठबंधन या भाजपा? देखिए, इस लोकतंत्र के पर्व में जो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इतनी भीषण गर्मी में, सबसे पहले तो मैं उन सम्मानित मतदाताओं को नमन करता हूं जो कि इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और बचाने के लिए बड़ी तादाद में भीषण गर्मी में अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं। अब रही बात ये कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, जीतने हारने की बात तो यहाँ खत्म ही हो गई है। जो चुनाव के परिणाम ईवीएम में लॉक होने थे और जो परिणाम आने हैं आगे आने वाले 4 जून को, आज 6 चरण का मतदान खत्म हो गया। और आप ये सोच लीजिए कि जिस प्रकार से चरणबद्ध तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 और आज 6वां चरण है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की भाषा का स्तर गिरते जा रहा है, उसी प्रकार से बिल्कुल ये स्पष्ट होते जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन की एक मजबूत और सक्षम सरकार बनने जा रही है, जो कि जनता की लोकप्रिय सरकार होगी। मेरा ये मानना है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर हम पिछले जनवरी के महीने से देखें तो इन भाजपाइयों ने और ये कथाकथित हमारे देश के महामानव जो स्वघोषित स्वयंभू प्रभु का अवतार अपने आप को बताने वाले हैं, जो कहते हैं कि मैं अपनी इच्छा से आया हूं और अपनी इच्छा से जाऊंगा, कलयुग के अवतारी माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से जनवरी से इन्होंने चुनाव प्रचार का आगाज किया
और राम मंदिर को लेकर के बिल्कुल इस तरह से मीडिया प्रचार और गली गली मोहल्ले मोहल्ले झंडे टंगवा दिए, हर घर में राम का वास होगा। जिस प्रकार से इन्होंने धार्मिक रूप से इस चुनाव को लड़ने की कोशिश की, और जब वो धीरे धीरे चुनाव के नजदीक जैसे ही आते गए और जब संविधान पे इन्होंने अपना वक्तव्य दिया है भाजपा के कुछ लोगों ने, तब लोगों की आंखें खुली। अरे ये क्या हो गया है? लोगों का धर्म का चश्मा एकदम बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि अचानक सिर नीचे कर दिया और चश्मा गिर गया और टूट गया। जैसे ही चुनाव नजदीक आया, इन्होंने जो काम जांच एजेंसियों को पहले ही कर देना चाहिए था, वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा है वो बिल्कुल देश के सामने आ गया पटल पर। देखिए, ये खुद को स्वयंभू कहते हैं, लेकिन जब ऊपर वाले की लाठी चलती है तो कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं कि जो हमें समझ आएंगे ना आपको समझ आएंगे। तो ईश्वर ने इस प्रकार से साथ जनता का देने का काम किया है कि जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा इन्होंने जैसे ही सामने आया, सुप्रीम कोर्ट ने, दुनिया की आंखें खुल गई। अरे ये तो हमें धर्मांध में डुबो के और इस देश में इतना बड़ा घोटाला कर रहे हैं, और इन्होंने एक चुने हुए 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया। तब लोगों को दिमाग में आया कि अरे नहीं, ये धर्म का चश्मा उतार के फेंक दो एक तरफ, लगता है कि देश खतरे में है। फिर जैसे ही मतदान शुरू हुआ, इन्होंने तुरंत चिल्लाना शुरू कर दिया, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। अरे मुझे समझ में नहीं आया कि ये अब की बार 400 पार अपने आने वाली सीटों का बखान कर रहे हैं, या तो मुझे तो लगा कि अब की बार 400 पार रिफाइंड तेल की कीमत होने वाली है। मुझे इस प्रकार का समझ में आया कि अब की बार 400 पार। अरे 400 पार क्या है ये तो बताते, लेकिन इन्होंने बस जुमला छोड़ना शुरू कर दिया, अब की बार 400 पार। जनता और समझ गई कि अरे ये तो जुमले पे जुमला फेंके जा रहे हैं। अरे चुनाव आया, देश का इतना बड़ा, 5 साल बाद लोकसभा का चुनाव आता है, प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव आता है, तो प्रधानमंत्री अपना एक विजन रखते, शिक्षा का विजन रखते, स्वास्थ्य का विजन रखते, इस देश में रोजगार कैसे देंगे उसका विजन रखते, इस देश को उन्होंने विकसित बनाने के लिए 2047 में जो लक्ष्य रखा है, अरे 2047 तक उस रोड मैप को रखते, तब जनता इनसे कन्विंस हो जाती। लेकिन जब फिर 400 पार का जैसे ही इनका नारा डाउन होने लगा, तो इन्होंने तुरंत कहना शुरू कर दिया, अरे इंडिया गठबंधन वाले तो आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे, आपकी भैंस छोड़ ले जाएंगे, आपके घर की टोटी खोल लेंगे, घर का अखबार जो आता है आपके यहाँ वो उठा ले जाएंगे। बताइए, इतने बड़े लोकतंत्र के इतने शक्तिशाली प्रधानमंत्री की इस प्रकार की निम्न स्तर की और तुच्छ प्रकार की भाषा कहाँ तक जस्टिफाई होती है? इसलिए इस देश का जो जनमानस है वो समझ गया, और उसने प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 4 चरण तक यह मतदान किया, इस प्रकार का मतदान किया कि अब धार्मिक मुद्दों पर चुनाव नहीं, लोगों के निजी मुद्दों पर चुनाव होगा, जनता की जो जरूरतें हैं उन पर चुनाव होगा। लेकिन जैसे ही 4 चरण हुए, इन्होंने देखा कि हमारा डब्बा गोल हो रहा है, ये तुरंत ही इन्होंने केंद्रीय चुनाव आयोग में जिस तरह से आंकड़ों में मैनिपुलेशन करने का काम किया है कि जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन आंकड़े परसेंटेज के कुछ और आ रहे हैं, लेकिन 11 दिन बाद आप वोटिंग परसेंटेज के आंकड़े अगर दुनिया के सामने रखेंगे तो थू है ऐसे देश के केंद्रीय चुनाव आयोग पर। मैं सवाल उठाता हूं ऐसे केंद्रीय चुनाव आयोग पर कि जो 11 दिन ले रहा है डेटा बताने के लिए इस देश को, जबकि डेटा 24 घंटे में बाहर आ जाना चाहिए, 48 घंटे में। अरे डिजिटल है सारा, आप डेटा में मैनिपुलेशन करने के लिए 10-10, 11-11 दिन का समय ले रहे हैं। आप किस चीज के चुनाव आयोग हैं? जैसे ही जब 4 चरण का चुनाव हुआ, इनने केंद्रीय चुनाव आयोग एक्टिवेट हो गया, इनका जो कि समर्थक माना जाता है। मैं कहूँ अपनी भाषा में तो केंद्रीय चुनाव आयोग भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रहा है। और उसके बाद जैसे ही 4 चरण का चुनाव हुआ और पारा बिल्कुल आसमान पे चढ़ गया, तो इन्होंने जैसे ही जनता को पता लगा कि अब ये आगे और क्या करने वाले हैं,
कि ये संविधान खत्म करने वाले हैं। आर्टिकल 368 को उठा के देख लीजिए। आर्टिकल 368 लोगों को इतनी समझ नहीं है। अगर आप आर्टिकल 368 को देखेंगे तो संशोधन का जो प्रावधान है, ये क्यों 400 पार चाहते हैं कि इनकी 2/3 से मेजोरिटी आ जाए और 15 राज्यों में इनको डबल इंजन की सरकार चाहिए। डबल इंजन की सरकार का जो सिफूगा छोड़ते हैं, इसलिए छोड़ते हैं ताकि आर्टिकल 368 में बदलाव कर सकें। और आर्टिकल 368 कहता है कि यदि किसी की 2/3 मेजोरिटी से सरकार बन जाती है, इसलिए इन्हें 400 पार चाहिए थे। और 15 राज्यों में अगर किसी राज्य सरकारें होती हैं और क्योंकि विधानसभा से भी बिल पारित कराना पड़ेगा, तो तब ये आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट कर देंगे। उसमें क्या है कि राष्ट्रपति पद को खत्म करना, राष्ट्रपति की पावर कम करना, उसके बाद 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो ये बात कर रहे हैं, अगर कोई आर्टिकल 368 को ठीक से अगर पढ़ेगा कि इसके प्रावधान क्या है, तब उसे समझ आएगा कि ये किस बिहाफ पे कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। इस देश में डिक्टेटरशिप लाने की जो इनकी मंशा है, वो आर्टिकल 368 के जरिए मैनिपुलेशन करके लाने की इनकी मंशा है। लेकिन उस मंशा में अभी ये कामयाब होते दिखाई दे नहीं रहे हैं। जिस प्रकार से जनमानस बिल्कुल सड़कों से लेके बिल्कुल वोटिंग मशीन तक जाकर के पूरी मजबूती से अब इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा हो गया, क्योंकि ऐसा है कि लोग इतने आजकल पढ़े लिखे हैं। ऐसा नहीं है कि शिक्षा का स्तर बड़ा नहीं है, शिक्षा का स्तर बड़ा है, लेकिन लोगों ने अपने तरीके से शिक्षा को हासिल किया है, तो अब लोग समझ गए हैं। तो आज जिस प्रकार से 6 चरण का चुनाव हो गया है, आप समझ लीजिए भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब सिर्फ 4 जून के नतीजों का इंतजार है और इंडिया गठबंधन बहुत बड़े बहुमत से सरकार इस देश में और बनाने वाला है। आप ये देखिए, 2014 के पहले यही इस देश का प्रधानमंत्री डॉलर पे बात करता था। आज डॉलर पे क्यों नहीं बात करता? उस समय 45 रुपए का डॉलर होता था, 45-46 रुपए का डॉलर। उस समय इसी प्रधानमंत्री ने इस देश के इतने बड़े इकोनॉमिस्ट प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी योग्यता पर सवाल उठाए और ये कहा कि जिस देश की मुद्रा गिरती है, डॉलर बढ़ रहा है और देश की मुद्रा कमजोर हो रही है, उस देश के प्रधानमंत्री की साख कमजोर होती है। लेकिन आज ये वही अनपढ़ चौथी पास राजा प्रधानमंत्री जो बना बैठा है, आज ये बताए कि डॉलर 45 से 83 रुपए पर पहुंच गया है, 84 रुपए छूने वाला है। आज बताइए इनकी साख कहां पर है? ये किस साख की बात कर रहे थे उस समय? अगर इनके प्रकरण किसी भी प्रकार से साम दाम दंड भेद करके अगर ये सरकार में आ भी जाते हैं, तो ये इनकी राजनीतिक हार नहीं होगी, लेकिन इनकी सैद्धांतिक हार जरूर होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश की जनता बहुत समझदार है, बहुत ही अच्छी तरह से देख रही है इनके मंसूबे जो हैं इस देश को धार्मिक रूप से चलाने के। क्योंकि जब जिस देश में धार्मिक कट्टरवाद बढ़ा है, आज पूरी दुनिया का मॉडल उठा करके देख लीजिए, जिस देश में धार्मिक कट्टरवाद बढ़ा है, वो देश धरातल में पहुंचते गया है। आप उठा लीजिए अफगानिस्तान को। 60 के दशक में अफगानिस्तान एक मॉडर्न कंट्री हुआ करता था। उस देश के मॉडर्न होने के 60 के दशक में समझ लीजिए इतने बड़े जो सबूत हमारे सामने हैं, आज उस देश की हालत क्या हो गई है। 60 के दशक के बाद वहां के ऐसे ही मौलवी मुल्ला और मौलानाओं ने देश को धार्मिक धर्मांध में धकेल करके और उस देश को आज बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया है। तो हमारे देश की जनता को अगले जो 2 चरण बचे हैं, मैं अपील करना चाहता हूं साथियों, देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के नौजवान के भविष्य को बचाने के लिए, इस देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए, इस देश को इस धार्मिक उन्माद से बचाने के लिए वोट करें और इंडिया गठबंधन की जो सरकार बनने के आसार दिखाई दे रहे हैं, उनको पूरी तरह से सुनिश्चित करने का काम करें। जय हिंद, जय भारत।
आपको क्या लगता है, इंडिया गठबंधन है भाजपा कांग्रेस? देखिए जी, ये जो हमारे मित्र ने बोला है, पहले 2 पॉइंट का इनका जवाब देंगे हम। इन्होंने कहा 2 चरणों का, ये दुरुस्त करे, 1 चरणों का मतदान बाकी है। इन्हें स्वीकार है कि नहीं? गलती। सेकेंडली इन्होंने बोला कि $1 इज इक्वल टू 45 रुपीज। अगर हम पूरा जाएंगे तो क्या नाम है 1947 में, तो ₹1 इज इक्वल टू $1। ठीक है। जब हमारे ये पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो बुंदेलखंड से थे, उस समय $1 इज इक्वल टू 45 रुपीज। फिर हमारे और प्रधानमंत्री आए तो उनके समय में 45 से 73 रुपीज तक डॉलर गया। ठीक है। 10 साल रहे, 10 साल वर्तमान प्रधानमंत्री रहे, उनके समय में केवल 10 रुपीज का डिफरेंस आया। हाँ 13 समझ लो, लेकिन इनका तो डबल हो गया। तुम्हारे 20 लाख रुपए जमा थे बैंक में, कितने थे? जवाब दे हमारे माननीय दोस्त। मैथमेटिक्स सीखे? आप नहीं समझ सकते एडमिशन में, नहीं समझ सकते। वो जो समझ गए जो डॉलर की कीमत है आज कहाँ पर है? 83 रुपए। आप समझ नहीं, हम समझ 10 साल इनको मिले, 10 साल मोहतरमा, और 10 साल इनको मिले। कोई चीज 45 रुपए थी, वो पहुंच गई 73 पर। और एक थी बाबूजी कि 73 से आई 83, 10 रुपए का, वहाँ 23 का। अब क्या समझाना इसमें? हर आदमी को काला धन आते तो 15 लाख रुपए मिले थे, वो आपको मिले क्या? हाँ, सुनो, हमारी माननीय मोहतरमा दुस्साहस और चरित्रहीन महिला इंदिरा, जिसने 20 सूत्रीय कार्यक्रम बनाए, गरीबी हटी, 16.5 साल प्रधानमंत्री रही, जिसके ऊपर आरोप है हमारे माननीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, हमारे रेल मंत्री ललित मिश्रा, हमारे क्या नाम है वरुण के पिताजी संजय, हमारे क्या नाम है फकरुद्दीन अली अहमद मरहूम राष्ट्रपति, हमारे मरहूम सच्चा फिरोज। हमारी मोहतरमा बोलती है हमारी दादा ने कुछ नहीं किया, उनकी मजार पर कभी एक फूल चढ़ाने नहीं गए आप? हैं? कोई भी संतान पैदा होती है एक स्त्री और एक पुरुष की जरूरत। अरे समस्या सर बोल, आप विश्वमन करें। समस्या ये आप विश्वमन देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी कितनी फैली है? बोलेंगे, पहले बोले 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का स्तर है। उसमें आपके भी भाई हैं, हमारे भी भाई हैं। देखो आपकी उम्र निकल गई है, हमारी भी लगभग उम्र निकल गई है। 10-12 साल जो बच्चे काट लेंगे, है ना? तो जिस तरह से बेरोजगारी की दर हमारे कंट्री में बढ़ी है, उस पर हमें कंट्रोल करना चाहिए, है ना? और जिस तरह से जो हमसे वादे किए गए थे, उनको कम से कम 10 वादे ही पूरे कर दें। वो वादे तो किए होंगे 100, उनने वादे तो 100 किए होंगे। वादे में से इन्होंने कहा कि वादे, उन लोगों को वादे को उत्तर जानने अधिकार नहीं है जो 16.5 साल प्रधानमंत्री में रहे, जिनके पिताजी 18 साल प्रधानमंत्री रहे और कहते रहे कांग्रेस रोटी कपड़ा और मकान। हम लोग को 18 साल वो अमेरिका का सारा गेहूं से खिलाया और हम लोग 7 बजे कंट्रोल में लगते थे। भूल गए हैं बाबू? हमें याद है। क्रांति कौन लेके आया? ये क्रांति कौन लेके आया? हाँ, ये हमारे मरहूम। अरे हम बताते रहे भैया, लेके कौन बोलने के जो चाचा, तुमने हमें मालूम है कि तुम ऑपरेशन ब्लू स्टार करा सकते हो, हम जानते हैं कि तुम देश में इमरजेंसी लगा सकते हो। ठीक है, लगी है अभी। तो लगी है तो उनको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। इमरजेंसी लगा 46 चैनल है देश के अंदर, 46 मीडिया के चैनल है। वो वोट का जवाब आप भी दोगे, हम भी देंगे। वो डेमोक्रेसी है, पब्लिक ने दे दिया है 6 चरणों में, आखिरी चरण बचा है। पब्लिक को जो करना होगा, पब्लिक सर्वोपरि है, पब्लिक से कोई नहीं है इसके अंदर। ये अधिकार हमें भारत के संविधान ने दिए, किसी एक व्यक्ति विशेष ने नहीं दिया है ना? और भगवान है, भगवान आप में भी है, मुझ में भी है, सब मानते हैं। उठते भी भगवान का नाम लेते हैं, सोते भी भगवान का नाम लेते हैं। मरेंगे तो हो सकता है ईश्वर की दया हो तो हम उसका ही नाम लेके जाएं। परमात्मा को तो सभी मानते हैं। भारत के अधिकांश लोग 90-99% लोग परमात्मा को मानते हैं। नादिर शाह लोग, जिन्होंने दिल्ली को एक दिन में 10 लाख भारतीयों की हत्या की, एक दिन में आज के 11 लाख करोड़ रुपए लूटे, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों थे, उन नादिर शाही को हम इस देश में आने नहीं देंगे। हमारी संदेश खाली की माँ बहन
जिनके लिए एक आवाज भी न करे, जिसने एक महाराज नहीं को, अरे पहले बोलने दो हमें, जवाब भी सुनिए सुनिए, तीन बोलना है, जैसे वो तीन खड़ा है वो तीन बोलना है, हम अकेले तो आपको टाइम बचा। वो एक दो तीन, हम तीनों को जवाब देना। सुनिए महादेव अरे महादेव, कृपया सबसे पहले तो बात यह है कि पहले शालीनता का परिचय दें। सिर्फ चिल्लाने से या गलत झूठी बयानबाजी करने से आप अपनी आवाज को सिद्ध नहीं कर सकते। आप चिल्ला के शोर मचा सकते हैं, लेकिन सही बात को और सही तख्त को लोगों के सामने नहीं रख सकते हैं। जिस प्रकार से हमारे बड़े भाई साहब चिल्ला चिल्ला करके और हिंदू मुसलमान इन लोगों नादिर मैंने नादिर शाह को बोला, मैंने विंस्टन चर्चिल को बोला, ब्रिटेन को सुना, ब्रिटेन को 1945 द्वितीय विश्व युद्ध लड़ने के लिए क्या भारतीय 30 लाख भारतीयों में बलि चढ़ाओगे? क्या लगता है इस बार भाजपा जीतेगी या एनडीए गठबंधन? देखिए, ये तो जब 4 तारीख को वोटिंग खुलेगी, ईवीएम में किसकी पक्ष में कितने वोट गिर रहे हैं, ये सही आकलन तो उस समय ही आएगा। फिलहाल मैं झांसी की बता दूं तो झांसी में जो चर्चा है, झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र पर जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनको सबसे ज़्यादा वोट मिला है। शहर में भले ही सत्ताधारी पक्ष को वोट मिला हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की जो रिपोर्टिंग है वो वास्तव में इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। और अन्य सीटों पर भी कई जगह इसका असर देखने को मिला हुआ है। पिछली चुनाव में जो स्थिति थी उससे बेहतर इंडिया गठबंधन की वजह से इसका ग्राफ बढ़ा हुआ है। सही स्थिति का आकलन 4 तारीख को जब वोटिंग खुलेगी तब क्लियर होगा। आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? अब देखिए, प्रधानमंत्री के रूप में तो जो भी पार्टी बनेगी या जिसका बहुमत होगा, उस दल का जो नेता होगा उसको हम सभी को स्वीकार करना होगा, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री किसी भी दल का बनेगा वो फिर सबका होता है। इसलिए इसमें कोई दोहराई नहीं है। जिसका बहुमत ज्यादा होगा उसका जो प्रधानमंत्री बनेगा उसका हम स्वागत और सम्मान करेंगे। आपने देखा, जनता ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। आप भी अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही तमाम मुद्दों और खबरों के लिए देखते रहिए कालखंड।